देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं नेपाल में जो हुआ वो कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस यानी जो भारत की पार्टी कांग्रेस ने इन देशों को अलग रखा। ये सम्राट चौधरी कह रहे हैं। नेपाल हमारा हिस्सा होता तो शांति होती, नेपाल भारत में होता तो खुशियां होती। सुनाते हैं क्या कह रहे वो। देखिए ये सब कांग्रेस की भूल है। अराजकता इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस ने इन देशों को अलग रखा। नेपाल यदि आज भारत का अंग होता वहाँ शांति भी होती तो नेपाल में खुशहाली भी होती। लोगों में असंतोष होता है लेकिन अराजकता नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि आज यदि वो भारत का अंग होता तो आज नेपाल भी समृद्ध होता। यदि पाकिस्तान भारत का अंग होता तो आज भारत के साथ वो समृद्ध होता। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि ये कांग्रेस की भूल है जिसके चलते हमको ये झेलना पड़ रहा है। अब प्रोफेसर अमिताभ सिंह आप ही सुलझाइए ये कड़ी, क्या जो ये कह रहे हैं आप मानते हैं इस बात को? देखिए ये हास्यास्पद है। हाँ। और मैं ये कहूंगा जब कांग्रेस शासन में थी तो इनके पिताजी भी कांग्रेस में थे। हाँ। तो लेकिन लबोलुआब ये है कि जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं नेपाल में, अगर आप उसको गौर से देखें तो एक बहुत दबा हुआ गुस्सा निकला है। और वो गुस्सा किस लिए निकला है? करप्शन तो एक बहुत बड़ा इशू है ही। एक अनप्रिंसिपल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पावर में रही है 2007 से 8 से लेकर अब तक पूरे 17 साल। कभी सीपीएन, यूएमएल और कांग्रेस, जो नेपाली कांग्रेस है, इनका जो अलायंस है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा। आप ये समझाइए कि बीजेपी और कांग्रेस की भारत में सरकार बन सकती है। अगर बनती है तो सिर्फ सेल्फिश कारणों के कारण बनेगी, हालांकि ये तो इम्पॉसिबल है। और एक डेटा लेकिन चौंकाने वाला है सर, 17 साल में 14 पीएम आ गए। 14 पीएम आ गए और 2008 से लेकर 2015 7 साल लगे इनको संविधान बनाने में। कई बार उसमें परिवर्तन हुए और ये जो क्रांति से उत्पन्न हुई जो सरकार बनती है, मैं ये बताऊं, वो क्रांति के रास्ते पर ही चलती है। जिस तरह से वायलेंस हुआ था, कितने लाखों लोग मरे थे जब ये वहां की माओवादी सरकार आई थी, तो उसका गुस्सा जो अब अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स, क्योंकि उस समय बहुत एस्पिरेशन था, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट थी, कास्टिज्म बहुत चरम सीमा पर था। आप एक स्टैटिस्टिक्स देखिए, पिछले 8 महीने में 7 महीने में नेपाल से 1 लाख लोग पलायन करके गल्फ गए हैं, इजराइल गए हैं, हिंदुस्तान आए हैं नौकरियों के तलाश में। और वो सारा जो वर्कफोर्स है उसको एम्प्लॉय वहां नहीं कर पा रहे हैं। और जितने भी ये जेनजी जो नेपो किड्स जो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे वो अपना बना रहे हैं रील्स, वो सब जो है वो अभिजात वर्ग के हैं, एलीट हैं। तो उनको देखकर भी एक फ्रस्ट्रेशन है। हालांकि जो हिंसा हुई है पहले दिन और उसके बाद वो तो एकदम निंदनीय है। नेपाल की जनता से ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन जो टीन्स वहां बता रहे हैं, आपके टीवी चैनल पे भी हैं, कि ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। यानी ये आंदोलन जो है वो बेकाबू हो गया है। और उसमें जो घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए कौन है, क्या है, तो बाद में आएगा समझ। मुझे एक सवाल और बताइए, क्या भारत के कॉन्टेक्स्ट में यहां पर कोई लर्निंग है? देखिए भारत में मैं ये बताऊं, भारत एक बहुत बड़ा देश है। हाँ। और ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस इस तरह का होना एकदम इम्पॉसिबल है, पहली चीज। दूसरी, हमारी डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंस बहुत हैं। हमारे जो लीडर ऑपोजिशन है वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो हैं ही। हमारे यहाँ जुडिशियरी बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, अगर उस मामले में भी देखें तो इस तरह की स्थिति मुझे तो नहीं लगता है भारत में, एटलीस्ट मेरे जीवन काल में, संभव होगी। क्योंकि हमने इतने एक्सप्रेशन के मीडियम रखे हैं और वो डेमोक्रेसी है जो भारत का मेनस्टे है, वो अब तक रहा है। तो कोई ये कह दे कि भारत में भी ऐसा होगा, ये टू फार फेच्ड है और इम्पॉसिबल है भारत के कंटेक्स्ट में। लेकिन हाँ, ये डर तो हमेशा बना रहता है कि ऐसा होगा। देखिए मैं दुनिया की राजनीति आपने तो देखा है, यूक्रेन में इसके पहले जो भी 2014 में हुआ था, उसके बाद जो सरकारें आई वो वहां की स्थिति को संभाल नहीं पाई। बाद में वहां जब अभी के ज़ेलेंस्की जो हैं वो ही इसी तरह जेनजी के प्रोटेस्ट मूवमेंट के बाद वहां के राष्ट्रपति बने थे, क्या हाल बन गया। यानी मुझे लग रहा है कहीं यहां पर भी तो जिनका नाम लिया जा रहा था, बालिन शाह का, वो भी तो एक रैपर है, वो भी सिविल इंजीनियर है, उनकी उम्र भी कम है। मैं आप लोगों के पास आता हूं, लेकिन खुशबू ओली हमारे साथ हैं, आप ही लोगों के सवाल को लेकर जाता हूं।